कॉपी पेंसिल उठा लो, एक पेज। ठीक है। और वही 3 स्टेप्स का सोचो। और ये सोचो कि ये लिंक्ड स्टेशन है। शुरू के 10 मिनट में आप जाओगे, अंदर कोई क्लिनिकल केस होगा और पता ही है गायनी का है ना, चलो तुम्हें और भी आसान कर दूं। ओब्स का, वो गायनी का, इनफर्टिलिटी का है। ठीक है, इतना तो बंदे को 2 मिनट्स में सेंस हो जाती है। तो अब आपने जाना है पेशेंट से, हिस्ट्री लेनी है। ठीक है। और ये भी याद रखना कि तुमने इसको एग्जामिन भी करना है। यू हैव 10 मिनट्स। तो हिस्ट्री इस तरह लेना कि इनफर्टिलिटी की रीजन तुम्हें मिल जाए। इसमें फिर याद रखना कि जो स्टेप 3 है ना, उसमें भी 3 कॉलम्स होंगे। पेशेंट की हिस्ट्री, हस्बैंड की हिस्ट्री और उनके क्वाइटल हिस्ट्री। ठीक है। फिर उसमें सेकंड स्टेप में सारी सिस्टम वाइज हिस्ट्री होंगी, अगर पहले कोई प्रेगनेंसी है ओब्स की, गायनी की, सोशल, पर्सनल। और फिर स्टेप 3 पे जो भी ट्रीटमेंट लिया अभी तक इनफर्टिलिटी की। ठीक है। गॉट इट? रेडी हो? हम्म। रेडी? आसिया? जी रेडी। ओके। चलें। Good। अभी हम टाइम पे इतना मैं फोकस नहीं कर रही, लेकिन ग्रेजुअली आपने फिर टाइम मैनेजमेंट ही रखना है। ये ना हो कि फिर 4 मिनट की हिस्ट्री के बजाय तुम लोग 40 मिनट लेके बैठ जाओ। बट शुरू में टाइम इज नॉट माई एम। शुरू में यही है कि आप पहले चीजें पूरी कर लो, फिर जब चीजें पूरी हो गई तो फिर टाइम पूरा करेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम यूर पेशेंट। और अब आप पूछो। तुम अपना कैमरा ओपन कर सकती हो? कैन आई सी यू? इट्स अप टू यू। लेकिन आई विल सजेस्ट के बेहतर है कर लो तो। हम्म। पीछे वाला सीन ना कैमरे पे ब्लर्ड भी हो जाता है। आपके घर में कोई भी है या हॉस्पिटल में कोई भी, कुछ नजर नहीं आएगा, हम सिर्फ आपको देखेंगे। आसिया? आंखें गुम हो गई। और मुझे लग रहा है मेरे बच्चे आ गए तो मेरा क्या होगा। आने वाले होंगे। नहीं नहीं, 2 मिनट का टाइम। चलो, उससे पहले हो जाएगा। चलो भाई, छोड़ो कैमरा, आ जाओ। आई एम यूर पेशेंट। लो मेरी हिस्ट्री। आसिया, आर यू देयर? चलो, आसिया गायब हो गई अब। कनेक्शन उसका होगा, डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, 1 2 मिनट वेट। तो बाकी लोग बता दो तब तक। हम्म। अब मैम सिनेरियो बता दें। नहीं, मैं क्यों सिनेरियो बता दूं? दिस इज अ क्लिनिकल केस। आपके क्लिनिकल केस में से मेरे साथ हैं, स्ट्रक्चर डिस्कशन थोड़ी है जो मैं सिनेरियो बताऊंगी। सिनेरियो ये है कि आप केबिन में एंटर हुई हैं, रोल प्लेयर, वो सॉरी, रोल प्लेयर या पेशेंट है, काउच पे बैठा हुआ है। एग्जामिनर होगा या 2 एग्जामिनर होंगे, वो चेयर पे बैठे हुए हैं, दरम्यान में टेबल है, आप एंटर हुए हैं, आपने सलाम किया है, अपना इंट्रोडक्शन कराया, वन ऑफ योर एग्जाम कैंडिडेट, और आई एम हेयर टू एक्चुअली माई फॉर माई एग्जाम, शुड आई स्टार्ट? बस देन वो कमांड यही है कि इंटरेक्ट विद योर पेशेंट, टेक रेलिवेंट हिस्ट्री एंड एग्जामिन हर। बस यही कमांड है। हम्म। क्या हो गया है? वेट करें आसिया का, या आप में से कोई और आना चाहेगा वॉलंटियर?
बट जी हाँ, आप आ जाओ। मुझे चल लगता है ठीक है कनेक्शन, मैम। कोई बात नहीं। मिस्टेक्स के लिए हम, जितनी मिस्टेक्स होगी वो इतनी अच्छी बात है। चल, मैम फिर शुरू कर दूं? हम्म। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर वजीहा है, आपका क्या नाम है? आ, मेरा नाम आयशा है। आयशा, मैं जान सकती हूँ आप किस मसले से आए हो? डॉक्टर साहबा, 5 साल हो गए शादी को, लेकिन बेबी नहीं है। अच्छा, बेबी नहीं है, 5 साल हो गए हैं। जी तो हाँ। मैं जान सकती, और कोई मसला तो नहीं है आपको? मसाइल है बिल्कुल। मेरे आ, खानदान वाले कह रहे हैं शादी दूसरी कर लें आप, लेकिन मैं नहीं चाहती ऐसा। मैं चाहती हूँ मेरा इलाज हो। अच्छा ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? 35-36 साल। और मियाँ की? वो भी इतने ही होंगे। ठीक है, आपकी शादी को 5 साल हो गए हैं, आप दोनों की पहली शादी है? जी जी, पहली शादी है। अच्छा। इस शादी से पहले कोई हमल ठहरा है, अगर कोई मिसकैरेज हुआ हो या कोई जाया हो गया हो? नहीं, इससे पहले कुछ नहीं हुआ। बस पेन होती है साइकिल्स में ज्यादा। साइकिल भी ठीक नहीं आती। साइकिल ठीक नहीं आती है तो महीने के महीने नहीं आती आप? नहीं, मतलब रेगुलर नहीं है। इस तरह है कि कभी 30 डेज के बाद, कभी 35, कभी 40 इवन। ठीक है, और आखिरी माहवारी आई कब थी? हो गए हैं, 25 दिन तो हो गए हैं। और वो ये 30 डेज के बाद ही आई थी? जी जी। अच्छा, वो 35 days के बाद आई थी, हाँ। एक माहवारी और दूसरी के दौरान पेट में दर्द तो नहीं होता आपके, निचले पेट में दर्द होता हो? दर्द होता है, ज्यादा ही होता है, और माहवारी के साथ बढ़ता ही रहता है। अच्छा, और फिर जब माहवारी खत्म हो जाती है तो दर्द हट जाता है? हम्म। थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ये है कि शुरू में ज्यादा होता है। तो इसके मतलब। साथ, ठीक है, हम्म। बताएं। हाँ, तो डॉक्टर साहबा, दर्द भी होता है, मिलने में भी दिक्कत है। दवाइयाँ बहुत ली हैं, बल्कि टीके भी लगते हैं। और बस बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा, साहब में कोई गंदा पानी पड़ता हो? नहीं, गंदा पानी नहीं पड़ता। ठीक है, एक माहवारी और दूसरी माहवारी के दरमियान कोई आपको अलहदा से ब्लीडिंग तो नहीं हो शुरू हो जाती? नहीं नहीं, आते आते तो ऐसे ही हैं, टाइम पे नहीं आते, लेकिन दरमियान में नहीं आते, ऐसे कभी नहीं हुआ। अच्छा, शौहर से मिलने के बाद ब्लीडिंग होती हो? नहीं। ठीक है। और आप और मियाँ इकट्ठे रह रहे हैं? हाँ जी। ठीक है, और हफ्ते में कितनी बार मिलते हैं? 2। 2। ठीक है। कभी अ, कभार है। तो मियाँ को मिलने में कोई मसला तो नहीं होता, ये बाहर तो नहीं फारिग हो जाते? जस्ट यार, 1 मिनट दो, मैं हैंड फ्री निकालूं। 1 मिनट, तुम्हारा टाइम काउंट नहीं कर रही मैं। ठीक है मैम। बच्चे आएंगे मेरे को। हाँ, आवाज आ रही है? यस मैम। आ रही है मेरी आवाज? जी मैम, आ रही है। हेलो। मैडम, आ रही है ओके। आवाज। जी बजिया। और मैम वही क्वार्टर फ्रीक्वेंसी का पूछ रही थी। जी जी, एक 1 or 2 टाइम। और वो हस्बैंड को तो नहीं कोई मसला होता? नहीं, वो ठीक है। ठीक है, आपने बताया था आपको मिलने में दर्द होती है, बैरूनी दर्द होती है, अंदरूनी दर्द होती है? अंदरूनी।
और आपने कभी खानदानी मंसूबाबंदी की गोलियां या छल्ला तो नहीं इस्तेमाल किया इससे पहले? नहीं, मुझे कहा था डॉक्टर ने कि आपको वक्फे वाली गोलियां देंगे दर्द के लिए, लेकिन फिर मैंने कहा फिर वक्फा तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो बस फिर मैंने नहीं इस्तेमाल की। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल की। नहीं। कोई ऑपरेशन हुआ हो पहले बच्चेदानी का? नहीं। बच्चेदानी की कभी सफाई तो नहीं करवाई? नहीं। या बच्चेदानी के मुंह से कोई शीशों वाला टेस्ट हुआ है आपका, जिसको पैप्समियर कहते हैं? नहीं। टेस्ट नहीं। हुए तो हैं कुछ। खून के टेस्ट हुए थे। माविन के भी टेस्ट हुए थे, लेकिन ऐसे ऐसा टेस्ट नहीं हुआ। आइडिया नहीं है मुझे। खून के कौन कौन से टेस्ट आपने करवाए थे? हार्मोन्स के टेस्ट थे, और वो उसको भी 2 साल हो गया। उनमें कोई मसला तो नहीं आया था? मुझे याद नहीं है। ठीक है। तो आप फील करती हैं आपके वजन? रिपोर्ट मेरे पास रिपोर्टें हैं पर। ठीक है, वो मैं देख लेती हूँ। आप फील करती हैं आपके वजन में कमी या ज्यादती तो नहीं हुई? नहीं। गर्मी या सर्दी बहुत ज्यादा लगती हो? नहीं। चेहरे पर दाने आते हो या बाल बहुत ज्यादा आ गए? नहीं। नहीं। सर में दर्द या आंखों के सामने अंधेरा आना, सर चक्कर आना? नहीं। और कोई आपको या आपके खानदान में घर में रहने वाले किसी को टीबी का तो नहीं कोई मसला? नहीं। शुगर या ब्लड प्रेशर, कोई दिल का मसला? नहीं। ठीक है। और कोई आपको जहनी परेशानी तो नहीं है, कोई डिप्रेशन या? नहीं। ठीक है। तब ये परेशानी तो है, बेबी नहीं हो रहा, बाकी चीजें ठीक हैं। मैम वो रिपोर्ट्स का रिपोर्ट्स का कब पूछोगे? मैम पहले मेल हिस्ट्री ले लूं या पहले अब रिपोर्ट्स का पूछूं पेशेंट का? अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात तुमने की है। रिपोर्ट का किससे पूछना है? आप पहले उसमें हो ना, केबन में, उसमें आपका आपकी कमांड ये है कि जस्ट एक मिनट, इंटरेक्ट विद सी पेशेंट और एग्जामिन हर। तो अब आपके पास टाइम भी कम है। इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री भी लंबी होती है, मतलब उसकी भी लेनी है, बंदे की भी लेनी है, एक्ट की भी लेनी है। राइट। और इसको जी। तो फिर 2 मसले निकल आए। ओलिगो मतलब साइकिल भी रेगुलर है, और दूसरा भी आपको लग रहा है कि टुवर्ड्स पेन भी है। तो दोनों चीजें हैं इसको, और दोनों की दोनों इनफर्टिलिटी भी कराती हैं। ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन का रोल इस केबन में कैसे? ठीक है मैम, ठीक है। पहले केबन में आप यू आर सपोज टू जस्ट टेक हिस्ट्री, बायोडाटा, 3 3 स्टेप्स, एग्जामिनेशन। इफ यू थिंक स्पेसिफिक ही करना, इफ यू थिंक जर्नल में से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द रिस्क, या स्पेसिफिक जो आपका क्लिनिकल है उसके मुताबिक, तो वो दैट्स इट। इन्वेस्टिगेशंस यूजुअली यूजुअली सेकंड केबन में आपको मांगनी है। ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा देखो, सम टाइम आप पॉडकास्ट में सुनोगे कि कुछ दफा ऐसा हुआ कि फर्स्ट केबन में ही या फर्स्ट सेशन पे ही एग्जामिनर ने, जब आपके ने 4 मिनट में हिस्ट्री ले लिया, 4 में एग्जामिन कर लिया, तो 2 मिनट में कहते हैं ना रखो, ताकि एग्जाम की नई फाइंडिंग्स अगर एग्जामिनर देना चाहता है तो दे ले। उसमें सम टाइम एग्जामिनर इन्वेस्टिगेशन भी देना चाहता है। तो अगर एग्जामिनर का ये टास्क है, तो फिर आप उससे पूछ लो कि एम आई सपोज टू टेक इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम यू। तो वो कहेगा नहीं, अगले केबन में तो अगले केबन में ले लो, या फिर आप उससे, वो आपको दे देगा। ठीक है। ये एक मैं छोटा सा मिसहैप हो चुका है पास्ट में ना। जिन्होंने इन्वेस्टिगेशंस मांगी थी, तो उनको फर्स्ट केबल में मिल गई थी, सेकंड केबल में उन्होंने कहा फर्स्ट से मांगनी थी। तो फिर इसका यही हमने कहा कि यूजुअली 90% सिचुएशंस में सेकंड केबल में इन्वेस्टिगेशंस मांगनी होती हैं समरी के बाद, है ना। तो ठीक वो इन्वेस्टिगेशन देते भी आपको डीडी के बाद ही हैं, पहले तो देते नहीं हैं, तो इसलिए फर्स्ट केबल में लॉजिकल नहीं है। लेकिन इसमें से आपसे बचने का तरीका यही है कि जब आप आखिरी के 2 मिनट बचा के रखो एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, यानी कि मैम फर्स्ट कैबिन में ही लास्ट 2 मिनट्स में हम मांग लें अगर हम? हाँ, बिल्कुल। अगर एग्जामिनर ने के पास है तो वो दे देगा ना। अब ठीक। आपको तो नहीं पता ना इस स्टेशन पे क्या है। यू आर जस्ट ब्लैंक हेयर। तो आप पूछ लो इससे कि मैडम मुझे आपसे इन्वेस्टिगेशन मांगनी है। तो वो कहेगा नहीं, अगर मांगनी है तो दे देगा आपको, मांगो। फिर आप बोल लो कि मुझे ये चाहिए। समझ आई? जी मैम, ठीक है। चलो, तो फिर अब इन्वेस्टिगेशन, अच्छा मुझे लगा तुम चाह रही हो कि पेशेंट से इन्वेस्टिगेशन मांगनी है। पेशेंट से इन्वेस्टिगेशन पे बहस ही नहीं करनी, क्योंकि आपके जो नंबर है ना वो आपके हिस्ट्री पे मिलेंगे। उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, जैसे इसने बोला कि मेरे हार्मोन के टेस्ट हुए हैं, तो हार्मोन के टेस्ट हुए नहीं हुए उनकी रिपोर्टें मांगना, उससे उससे मजीद उसको कुरेदना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। ठीक है, यानी कि एट द मोमेंट उसको यही कह दें कि वो हम आपसे बाद में लेके नहीं देख। नहीं, जब उसने बोला इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो आपने सिर्फ उससे पूछना है कि आपको पता है उस पे क्या था।
अगर था तो ये अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो उस पर मजीद डिग आउट नहीं किया, उसे ये नहीं बातें पूछनी कि सारी इन्वेस्टिगेशन इंडिविजुअली नाम ले लेके नहीं पूछनी, उसे बोलेंगे आपकी इस मसले के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, अगर हुई है तो वो कौन सी हैं और क्या है, लेट हर टू स्पीक। जी मैम। ठीक है, चलो। मैम अब लू मेल हिस्ट्री। हाँ। आपके मियाँ की उम्र कितनी है? वो भी मेरे साथ के हैं, 35। अच्छा, क्या काम करते हैं वो? प्लम्बर है। ठीक है। बार बार उनको किसी दूसरे शहर तो नहीं जाना पड़ता? नहीं सिगरेट पीते हैं या कोई नशावर चीज तो नहीं इस्तेमाल करते हैं? नहीं नहीं नहीं, स्मोकर भी नहीं है, कुछ नहीं लेते हैं। ठीक है। वजन वगैरह ठीक है, जिम जाते हैं? नहीं, अच्छा, वजन कभी? ठीक है, ठीक रहता है। ठीक है, कोई हकीमी मेडिसिन तो नहीं कभी उन्होंने इस्तेमाल की? नहीं नहीं उनको कोई शुगर, ब्लड प्रेशर या टीबी का मसला? नहीं उनको पहले कोई सर्जरी हुई है, जैसे कोई हर्निया की सर्जरी? नहीं नहीं ठीक है। कोई बचपन में कन पेड़े तो नहीं निकले, नहीं या पेशाब वाली जगह से खून आता हो या पीप आती हो? नहीं। उनका आपने टेस्ट करवाया, उनके पानी का टेस्ट करवाया पहले? हाँ जी जी जी, टेस्ट हुआ है उनका। तो वो ठीक आया था? हाँ जी, वो ठीक था। ठीक है। और मियाँ को बचपन में कोई ऐसे कैंसर का मसला तो नहीं हुआ था, कभी शुआएं वगैरह तो नहीं थी लगी? नहीं, अच्छा देखो, अभी तो हमारे कितना टाइम हो गया हमें स्टार्ट हम्म। किए हुए, खुद प- मतलब 10 मिनट हो गए हैं ना। जी जी। तो यहाँ मैं तुम्हें टिप दे रही हूँ, मैं भूल जाऊंगी, मुझे मैं वैसे मुझे चाहिए था कि मैं फीडबैक बाद में ही दूं, लेकिन भूल जाती हूँ मैं ना, इसलिए मैं साथ साथ बता रही हूँ। और तुम्हारा टाइम काउंट नहीं हो रहा अभी, तो अभी टाइम के बारे में परेशान ना हो। लेकिन टाइम बचाने का एक तरीका है मेल और फीमेल हिस्ट्री में ना। देखो, इसका इस स्टेशन का मकसद है शॉर्ट केस ना, लाइक फोकस्ड हिस्ट्री। द मोमेंट आपने सारी पॉजिटिव चीजें फीमेल की देख ली और उसने बोला मेरा फार्मन का टेस्ट 3 महीने में नॉर्मल है, तो आपको लगता नहीं है कि ये जो बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो हम स्किप भी कर सकते हैं। सही है, ठीक है मैम। ठीक है? हाँ, अब वो अलग बात है कि अगर टेस्ट नहीं हुआ हुआ तो फिर जनरली पूछ लो, और उसको भी छोटा रखो अपने टेम्पलेट को, कि आपके खामिन में कोई मसला तो नहीं है। अब वो कहेगी नहीं है, लेकिन आप उसको फिर लीडिंग पॉइंट्स दे दो, जैसे आपने पूछी है, ड्रग्स की हिस्ट्री, प्रोफेशन की हिस्ट्री, सर्जरी की हिस्ट्री, चाइल्डहुड की हिस्ट्री, कोई मेडिकल डिसऑर्डर, कोई लाइक दिस ना, या जिम शिम। तो इसको इस तरह से पूछो कि लाइक यू कैन एक्चुअली वाइंड अप ऑल दिस इन सेकेंड्स, गॉट इट? और if needed you can skip it as well, if you already know, she already know कि he is fine and recent semen is okay। तो जब आप जाओगे, अगर वो पूछती भी है कि मेल फैक्टर नहीं पूछा, तो बोलना कि आइडियली आई शुड आस्क, बट शी टोल्ड मी हर रिसेंट जो सीमन था तो वो नॉर्मल था। बस बात ही खत्म हो गई। ठीक है मैम, ठीक है। ये टाइम बचाने के लिए पूछ रही हूँ, वरना मेल फैक्टर स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री का कंपोनेंट है। ठीक है। ठीक। मैम अब इसके बाद पेशेंट को यही कहेंगे कि आप उनसे परमिशन लेंगे कि अगर आप लेटेंगी तो मैं आपका ताकि मुआयना कर सकूं, तफसीली हाँ मुआयना। बिल्कुल मुआयना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और मैम इसमें मैं एक चीज भूल गई, मैं पेशेंट का वजन पूछना भूल गई। वजन आप उससे पूछेंगी? मैम जो वो कह रही है इरेगुलर साइकिल्स हैं। नहीं, वजन आप उससे पूछेंगी, आपको वो नजर आ रही है? ठीक है, ठीक है मैम। करना है ये आपने। ठीक ठीक है मैम। है, लेकिन 90% केसेस में हिस्ट्री लेते लेते पेशेंट फिर, आप लोग ना फिर भी 5-6 मिनट लगा देते हो। ये होता है प्रैक्टिकली, ये होता है, आइडियली इट शुड बी इन 4 मिनट, बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट हैपनिंग, 4-5 मिनट्स हो जाते हैं। तो आप जब ब्लड प्रेशर लोगे, खड़ा कराओगे, हाइट वेट लोगे, तो 2-3 मिनट और गुजर जाएंगे, क्या ख्याल है? जी जी। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज है इस केस में जो ये कह रही है मुझे पेन है, और इनफर्टिलिटी मैम है? मैम इसमें मोस्ट लाइकली ये प्राइमरी सब फर्टिलिटी ड्यू टू एंडोमेट्रियोसिस पॉइंट आउट ये कर रही है। ये क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बन गया ना स्केच? जी जी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है एग्जामिनेशन में? मैम अगर ये टाइम ऊपर नीचे हो भी गया तो तुम सेफ हो, मैं ये बता रही हूँ। मैम अब मुझे इसकी पता है, डंडिया में मार रही हूँ केस में, आई नो दिस इज नॉट क्लासिकल वे, लेकिन स्टिल इफ यू वांट टू पास, टाइम नहीं है, प्रैक्टिकली सोचो। इसमें पीए ही हो सकता है या बायमैनुअल हो सकता है, ट्रस्ट में। जी मैम। ठीक है, तो गोली मारो यहाँ जीपी को और पीए करो इसका। ठीक है। ठीक है मैम। आपने हिस्ट्री में पूछा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइप, कोई कोई मसला है, उसने बोल दिया नहीं है ना, यहाँ से भी जान छूटी। तो आप इसका जीपी और सिस्टेमिक एग्जामिनेशन फिलहाल ना करो। इफ यू डोंट हैव टाइम, गो फॉर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। और व्हाट इज योर स्ट्रेटजी फॉर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन? मैम आई विल टेक कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट. I will ask the patient to lie down and
I will ask if she's uncomfortable about anything or if she has any sort of pain, ताकि मुझे पहले ही पता हो. Ma'am, I will sanitize my hands in front of her और hand warm कर लेनी है. और then I will ask her to remove her clothing और उसमें उसकी help करनी है. Ma'am, right side से approach करना है. Superficial and deep palpation and notice any scars or for ठीक है, surgery. ठीक है, फाइन. चलो, तो एब्डोमिनल सॉफ्ट, नॉन टेंडर, नो स्टोमेगैली, बाउल साउंड ऑडिबल है. प्रोसीड टुवर्ड्स पेल्विक एग्जामिनेशन. ठीक है, अब पेल्विक पे क्या देखोगी? Pelvic examination, I will ask the patient to remove her trousers. I will maintain her dignity. Or ma'am, under adequate lighting, I will examine the patient. PV करेंगे, we will notice for any superficial dyspareunia, superficial pain or deep pain, any tenderness in the posterior fornix or in the adenosa, and any bulkiness of the uterus. ठीक है, तो थिंग इज दैट के आइडियली तुमने 10 मिनट लिए हैं हिस्ट्री में, इस पे वर्कआउट करोगी तो आई एज्यूम के 4-5 मिनट में कंप्लीट कर सकती हो. ठीक है, और बाकी बचे तुम्हारे पास 3 मिनट, इनमें जल्दी से जंप करना है. अगर हिस्ट्री पे डायबिटिक, हाइपरटेंशन, कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है तो जीपी और सिस्टमिक एग्जामिनेशन स्किप करके आप पीए पे जा रहे हो. और साथ एग्जामिनर को बता दो कि आई वांट टू डू हर फोकस एग्जामिनेशन एज आई एम हैविंग वेरी शॉर्ट टाइम. ठीक है, बस दैट्स इट. Yes, ma'am. तो फिर आपने पीए करना है. पीए पे इंस्पेक्शन, फिर सॉफ्ट पल्पेशन, सुपरफिशियल या डीप पल्पेशन, फाइंडिंग एनी मैस या फाइंडिंग्स. ठीक है, और इंस्पेक्शन पे आपने वो अम्बिलिकस और स्कार ये सब चीज़ें देख ली, और इससे पहले आपने वो ब्लड एम्पिटी करा लिया, कंफर्टेबल कर लिया, अपने हाथ मांग कर लिया, सब चीज़ें हो गई. तो वो आपने फिर अपने जहन में बना लिया पीए तो सही है. तो आपने बोलना कैसे होगा? सॉफ्ट, नॉन टेंडर, नोविस में गली, बाउल साउंड ऑडिबल. ठीक है, या अनरिमार्केबल भी बोल सकते हो टू सेव योर टाइम. फिर आपने वल्वा वजाना देख लिया, नॉर्मल लुकिंग, स्पेकुलम एग्जामिनेशन कर लिया, जरूर करना है, सर्विक्स की पोजीशन देखनी है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है. ठीक है, बाय मैनुअल कर लिया. बाय मैनुअल कैसे करते हो? क्या चीजें देखनी चाहिए बाय मैनुअल में? Ma'am, associated tenderness, size of the uterus or mobility of the uterus. यूट्रस का साइज देखना है, मोबिलिटी देखनी है. ओके, फाइन. चलो, Or और tenderness in the posterior fornix or any bulkiness in the adnexa. Or ma'am, nodularity of the prosectal ligaments. अच्छा देखो, अब चूंकि पेशेंट सामने नहीं. अच्छा, तो अब चूंकि पेशेंट तो सामने है नहीं. ठीक है, तो तुमने ये फाइंडिंग्स तुम्हें ये मिली हैं कि यूट्रस 8 वीक साइज है, स्मूथ है, रेगुलर है, रिट्रोवर्टेड विद रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, फुलनेस तुम्हें मिली है राइट फोरनेक्स में. ठीक है, और टेंडरनेस भी पॉजिटिव है. अब ये फाइंडिंग्स है तो तुम निकालोगी, और ये अच्छी बात है कि तुम्हें मिली है, तुम पेशेंट से अच्छा इंटरेक्ट करो, वो तुम्हें परमिशन दे. इतना Yes. अच्छा टाइम मैनेज करो कि ये तुम्हें मिले. और नहीं मिलती तो फिर यही है कि फिर एग्जामिनर से रिक्वेस्ट करो. ठीक है, एग्जामिनर तुम्हें डेफिनेटली देगा अगर तुम बाकी चीज़ों में अच्छी थी, जैसे हम पहले इस बारे में बात कर चुके हैं. अब ये फाइंडिंग्स इस पूरे एग्जामिनेशन के चक्कर में तुमने ये फाइंडिंग जरूर अपने उस पेज पे लिखनी है. कुछ नहीं लिखना, क्योंकि हर अनरिमार्केबल चीज़ तो आपने लिखनी नहीं है. गॉट इट? तो ये जी. जरूर लिखना है. उस पेशेंट हिस्ट्री वाले से सारे डिस्ट्रक्टर्स और उसका बायोडाटा, और इधर से निकाल लो पॉजिटिव फाइंडिंग्स इन एग्जामिनेशन. ठीक है, जी मैम. और नेक्स्ट केबल में जाने से पहले एक समरी माइंड मैप बना लो कि ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, बायोडाटा में एज है या कोई प्रीवियस सर्जरी है. ठीक है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या है, और एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स. राइट, अब इसको समराइज करोगी फॉर मी बिफोर गोइंग टू इनटू द सेकंड कैबिन. समरी अगर आपकी रेडी है ना, तो इट्स योर प्लस पॉइंट. और समटाइम रेडी नहीं भी होती तो आप एग्जामिनर को बोल सकते हो जस्ट गिव मी फ्यू मोमेंट्स, आई वांट टू एक्चुअली कंपोज माई सेल्फ. तो फिर वो जो पेज पे चीज़ें पॉजिटिव हैं तो उनको देख लो और फिर बोलना शुरू कर दो. समरी रिफ्लेक्स वे में आप बनाना शुरू कर दोगे आफ्टर 2 or 3 टाइप्स ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस. ठीक है, चलो, तो इसकी समरी क्या बनेगी? Ma'am, my patient is 35 years old. Um, मैम मुझे आ नहीं रही. कोई बात नहीं, एज में 35 इंपॉर्टेंट था. ठीक है, जी ओके. मैम.
Ma'am, my patient is 35 years old and she's complaining of primary subfertility. She also complains of deep dyspareunia and pain while having menses. On examination, I found a retroverted uterus with nodularity in the posterior fornix. So my provisional diagnosis based upon my findings is primary नो subfertility. नो 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 नो, मैंने तुमसे सिर्फ समरी कहा है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। और ये काम मैं कह रही हूँ फर्स्ट केबन में जो लास्ट के 2 मिनट्स बचाने हैं वो इसीलिए बचाने हैं, समरी बन जाए या एग्जामिनर के कुछ हिडन क्वेश्चंस हैं वो उससे पूछ लो, या एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स पूछनी है, ठीक है। ठीक है मैम। वो अब आपसे कुछ नहीं कहने वाला, अब नेक्स्ट केबन में आ गए। समरी वैसे इसकी ये भी हो सकती है कि माई पेशेंट 35 ईयर ऑफ हर एज, मैरिड फॉर 5 इयर्स, या 5 ईयर हिस्ट्री ऑफ सब प्राइमरी सब फर्टिलिटी, डिस्मेनोरिया, डिस्परूनिया, एंड एग्जामिनेशन द यूट्रस इज 8 वीक साइज, हाँ, एट्रोवर्टेड फुलनेस एंड राइट, ये भी तो हो सकती है ना, इतनी छोटी सी, यही बातें पॉजिटिव थी। हिस्ट्री समरी जो होता है वो 2-3 लाइन की होती है, पूरी डिटेल हिस्ट्री नहीं होती। मैम समरी में बेसिकली जो पॉजिटिव हमें सारा हिस्ट्री और हाँ, एग्जामिनेशन है वो कह दें। बस वही जो चीज भी पॉजिटिव है, जैसे बायोडाटा से 5 ईयर सब फर्टिलिटी है, एज है। जी। बात करनी है। एक मिनट जी बेटे। चलो तो, चलो अब चलो 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 सेकंड के फिर से चलो। चलो आज तो फिर यस, सेकंड के बाद में आ गई हो खैर वाफिया से। जी मैम। अच्छा ओके, अब कनेक्शन स्टेबल है, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम आ रही है। चलो ये तुम्हारी समरी है, सामने नजर आ रही। जी। चलो ओके, सो समरी यही सुनाओ पढ़ के। A 35-year-old lady presented with 5-year history of primary infertility with dysmenorrhea and dyspareunia. On examination, the uterus is 8 week size, retroverted, and there is fullness in the right adnexum. जबरदस्त। अच्छा, सो व्हाट आर योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस? Ma'am, my differential diagnosis is number one, endometriosis. Number two, ma'am, PCOS. जबरदस्त, ओके। And number three is adenomyosis. अच्छा, दो मसले हैं इस पूरे सिनेरियो में ना, प्राइमरी सब फर्टिलिटी, जी। डिस्परूनिया, डिस्मेनोरिया और ओलिगोमेनोरिया।
ठीक है, तुम ऐसा डायग्नोसिस सोचो कि जो इन सब कंप्लेंट्स को टुगेदर एक्सप्लेन कर सके। और अगर ये सारी कंप्लेंट्स टुगेदर नहीं आती तो फिर बहुत रेयरली ऐसा होता है, तो तुम्हारे प्रोविजनल में टू टू डायग्नोसिस टुगेदर भी आ सकते हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस विद पीसीओ, व्हाट इफ शी वाज हैविंग ओलिगोमेनोरिया विद हिर्सुटिज्म। अब ये कोई हदीस तो नहीं एंडोमेट्रियोसिस वाले को पीसीओ नहीं हो सकता है ना, डुअल पैथोलॉजी जी मैम। हो सकती है ना। तो फिर अगर आपका बड़ा क्लासिकल सिनेरियो है पीसीओ का, तो बिल्कुल एंडोमेट्रियोसिस विद पीसीओ विल बी योर फर्स्ट डायग्नोसिस, दोनों टुगेदर आ जाएंगे। गॉट इट। जी बट क्या endometriosis alone without any androgenic features can explain oligomenoria? कोई ऐसा है मैम, पैथोफिजियर? एंडोमेट्रियोमा अगर हुआ साथ। हाँ जबरदस्त, उससे क्या होगा? और फुलनेस तुमने बोली है ना राइट एडिक्शन में। जी, राइट एडेनेक्सन फुलनेस। मैम, एंडोमेट्रियोमा नॉर्मल ओवरी को कंप्रेस करेगा और उसकी फंक्शनिंग में डिस्टर्ब करेगा, इन्फ्लेमेशन करेगा। और ओवरी में क्या होता है? फोलिकुलर जेनेसिस होती है, जी जी। डिस्टर्ब हो जाएगी। जी मैम। ठीक है, तो यस इट कैन कंप्लेन। तो आप अभी चूंकि आपको पीसीओ के क्लासिकल फीचर्स नहीं मिले ना, तो इसको एंडोमेट्रियोसिस के साथ ही रखो। अगर मिलते हैं तो फिर आप पीसीओ रख देते हो। ठीक है। ठीक है मैम, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में उनको एक लिस्ट नहीं देनी होती है, जस्ट फिर एंडोमेट्रियोसिस ही कहते हैं? नो नो नो, 3 लिस्ट देनी है। पहले तो हो गई एंडोमेट्रियोसिस विद ओलिगोमेनोरिया, एक्सप्लेन कर देगा एंडोमेट्रियोमा। या तुम एंडोमेट्रियोसिस विद एंडोमेट्रियोमा भी बोल सकती हो। ठीक है, ठीक है मैम। दूसरे पे बताओ क्या बनती है। मैम अब कोई दूसरा। ऐसी पैथोलॉजी बताना जो राइट एडिनेक्सा की फुलनेस भी एक्सप्लेन करे, पेन भी एक्सप्लेन करे, और मे भी शायद इनफर्टिलिटी एक्सप्लेन ना कर पाए, क्योंकि है तो सेकेंडरी ना, तो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइजेस करने हैं इसमें। मैम, ओवेरियन मेलिग्नेंसी। ओवेरियन मेलिग्नेंसी, मेलिग्नेंसी बोलोगी? नहीं, ओवेरियन मैस बोलेंगे फिर। हाँ, कोई भी ओवेरियन बनाए, तो उसमें क्या होगा? राइट एंड इलनेस हो जाएगी ना। जी मैम, साथ में एसोसिएटेड फीचर्स ऑफ मैस भी होंगे फिर। नहीं, छोटी सिस्ट भी हो सकती है, बेनिग्लिन तो मिलग नहीं रही रिसेंट एज पे। तो क्या ओवेरियन सिस्ट एक्सप्लेन करेंगे बाद में डिस्परोनिया और डिस्मेनोरिया? मैम, ज्यादा तो वो एंडोमेट्रियोसिस के साथ ही फिर जाएगा। नहीं नहीं, सोचो मेरी बात। ओवेरियन इस एज में कौन सी सिस्ट होगी सोचो? डर्माइड ही होगा, जर्म सेल होंगे। तो जर्माइड डिस्परोनिया करा सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर साइज। यस मैम, इफ दे आर लार्ज इनफ मैम, लेकिन वो हमें अपनी एग्जामिनेशन में पीए पे भी पीना होता। हाँ, तो कि पीए पे ये लगेगा कोई हदीस है कि जो डर्माइड होगा वो पीए पे फील होगा? डर्माइड एक बेनाइन मैसेज, छोटा है, 5 सेंटीमीटर ही मिलेगा ना, 3 मिल जाएगा, 5। तो इस तरह इतने मैसेज तो आपको पीए पे नहीं मिलेंगे। ठीक है मैम, ठीक है। तो यस, ओवेरियन मैसेज मोर लाइकली। एग्जामिनर पूछे रीजनिंग में तो फिर बताना कि जर्म सेल होंगे और डर्माइड होगा, वरना ओवेरियन मैसेज, राइट। या जी इसको बेनाइन मेलिग्नेंट भी ना करो, बस ओवेरियन मैस कर दो। इफ ही विल डिग मोर देन से बिनाइन, और देन मोर से जर्म सेल, देन से डर्माइड, मतलब स्पेसिफिक बाद में होना है। ठीक है मैम। अच्छा, थर्ड वन। मैम, फाइब्रॉइड हो सकता है? वो भी नहीं होगा? चलो, तो बेसिकली ना, जब आप यहाँ से लाइक अच्छी हिस्ट्री के बाद आप बड़े साउंड हो ना। अब आपने एंडोमेट्रियोसिस बोला, क्योंकि ये 100% कवरेज कर रहा है ना आपके पेशेंट के सारे सारे कवर, सारे एरियाज को, मैथ्स को, इनफर्टिलिटी को, पेन को, है ना। जी मैम। जो कोई मेन फैक्टर नहीं है, ओलिगोमेनोरिया को भी इवन। सेकंड डीडी, अगर सेकंड डीडी है तो इसमें एक नुकसान है कि ये 100% फीचर्स कवर नहीं कर रही, जैसे ओवेरियन ट्यूमर 80% ही कवर कर रही है, क्योंकि इनफर्टिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे आप, है ना। जी एग्जामिनर बोलेगा कि ओवेरियन ट्यूमर सेकंड डीडी कैसे इनफर्टिलिटी करा, तो आप बोलो नहीं कराती ना, इसलिए तो सेकंड डीडी है, वरना तो मैं फर्स्ट बोलती इसको। कॉम्प्रोमाइज हुआ है ना कुछ ना कुछ। Yes. और फिर फाइब्राइड में क्या होता है? अच्छा, मुझे ये बोलो कि तुमने फाइब्राइड पहले नंबर पे क्यों नहीं रखा? मैम, फाइब्रॉइड के साथ एसोसिएटेड हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती, या फिर वो साथ में ये जिस तरह टिपिकल उसने पेन की हिस्ट्री दी कि वो विद मेंसेस इंक्रीज करती जाती है, तो फाइब्रॉइड की तो ऐसी नहीं होती।
फाइब्राइड इनफर्टिलिटी भी कराता है, फाइब्राइड डिस्मेनोरिया भी कराता है, डिस्परोनिया भी कराता है। फाइब्राइड कॉमन है, डर्माइड कॉमन है? फाइब्रॉइड। बाकी लोग बताएं क्या करेंगे। देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं, एंडोमेट्रियोसिस इज आवर फर्स्ट की, लेकिन ओवरी और फाइब्राइड में किसको ऊपर नीचे करना है। ये जो आपकी पहली 3 डीडीज है ना, इनका सीक्वेंस भी डिपेंड इंपॉर्टेंट है फॉर यूर इन योर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। यू हैव आइडिया ऑफ दिस? अगर सेकंड डीडी आप 5वें नंबर पर बता रहे हो ना, तो आपके मार्क्स कंप्रोमाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो थिंक अबाउट अगेन। यस, इनफर्टिलिटी भी एक्सप्लेन हो जाएगी थायराइड से, लेकिन पता है क्या, ये सेकेंडरी से फर्टिलिटी कराता है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। अगर सर्विक्स पे बैठ गया या कॉर्नो ब्लॉक कर रहा है ना। हमारे पेशेंट प्राइमरी से फर्टिलिटी के साथ आई है। नहीं नहीं, सेकंड प्राइमरी से फर्टिलिटी भी करा सकता है, लोकेशन ही खराब है तो कहाँ से वो फिर होगा, प्राइमरी भी करा सकता है। मतलब इनफर्टिलिटी के साथ ज्यादा एसोसिएशन ट्यूमर की बजाय फाइब्राइड की है। दूसरा ये कि क्या फाइब्राइड के लिए ये लाजिम मलजूम है कि वो एचएम भी कराए? मैम डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। हाँ, ठीक है। क्या फाइब्राइड ओलिगोमेनोरिया करा सकता है? हम्म। तुम एक चीज मिस कर रही हो। मैंने बोला कि जो आपके एग्जामिनेशन गायनी के होते हैं ना, वो लीड करते हैं मेन डायग्नोसिस, और इसके राइट एडेनेक्सा में फुलनेस है। फाइब्राइड राइट एडेनेक्सा में नहीं जाता। जी सही है मैम। ठीक है, तो बस इसलिए हमारा थर्ड डीडी है ये। जा भी सकता है अगर ब्रॉड लिगामेंट का है ना, तो इसलिए तो थर्ड डीडी है ना। एटिपिकल फाइब्राइड हो सकता है, तो ये थोड़ा 70% हो गया। अगर ये होता ना मैस राइट पे ना होता, तो फिर आप ओवरी नीचे लेके आते। और क्योंकि ओवरी की लोकेशन है तो एंडोमेट्रियोमा होगा, ये ओवरी होगी पहले। चलो बाकी तो तुम्हारे अभी तुमने जो रीजनिंग कर रही है ना, ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है कि वाई फर्स्ट डीडी इज फर्स्ट डीडी, एंड वाई सेकंड डीडी इज नॉट फर्स्ट डीडी, एंड वाई थर्ड डीडी इज थर्ड डीडी। प्लस पॉइंट क्या है अगर वो डीडी में है ही, ठीक है, और माइनस पॉइंट क्या है अगर वो सेकंड या थर्ड है। गॉट इट? यस मैम। बस आगे तो हलवा हो गया ना, आगे जिंदगी आसान है। यहाँ तक ही तुम्हारे क्लिनिकल केसेस तुम्हें तंग करेंगे। इसके बाद अगर आप अच्छी हिस्ट्री से, टाइम मैनेजमेंट से, एग्जामिनेशन से और डेडी को प्रूव करने में बच गए हो, तो आगे तो कुछ भी नहीं है, आगे हलवा है ना। जी मैम। ठीक है, तो आगे मैंने क्या पूछना है, हाउ यू विल एक्चुअली आस्क द इन्वेस्टिगेशन। आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस सेट हो गया ना, अब इसकी इन्वेस्टिगेशंस मांगो। क्या मांगोगी? 35 ईयर एज है। अब अपने रिस्क फैक्टर्स को दोबारा देखो, जब भी इन्वेस्टिगेशन मांगनी हो तो चेक लिस्ट योर रिस्क फैक्टर्स। मुझे बताओ क्या रिस्क फैक्टर्स हैं दोबारा। मैम रिस्क फैक्टर्स इसकी शी इज मैरिड फॉर 5 years, शी इज 35 years of age, she is हम्म। having dyspareunia, हम्म। and she also has right adnexal fullness. हम्म। मैम इसमें हम स्टार्टिंग में ये कहेंगे कि हम बेसलाइन सबकी मांगेंगे या फिर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस पे आ जाएं? नहीं, आप एग्जामिनर को देखो मैडम, बेसलाइन चाहिए, ठीक है, और इसकी बेसिक और स्पेसिफिक दोनों चाहिए। ठीक है मैम। उनको कहेंगे आई नीड बोथ द बेसिक इन्वेस्टिगेशंस बेसलाइंस इंक्लूडिंग सीबीसी, वायरल मार्कर्स, शुगर प्रोफाइल। और मैम अब इसने थायराइड का तो नहीं कहा, तो हम वो ना मांगे, है तो सब फर्टिलिटी का केस। एग्जामिनर से शक्ल देखनी है, वो गाइड करेगी। तो आप बोलो मुझे बेसिक इन्वेस्टिगेशन चाहिए, बेसिक इन्वेस्टिगेशन में बोलो क्या चाहिए। मैम आई नीड द बेसिक इन्वेस्टिगेशंस व्हिच इंक्लूड a complete blood picture, viral markers, sugar profile। और मैम थायराइड प्रोफाइल मांगेंगे क्योंकि पेशेंट ने हिस्ट्री पे तो थायराइड का कुछ भी नहीं कहा। तो फिर क्यों मांगेंगे, खुद सोचो। ठीक है मैम, वो मैं सोच रही थी सब फर्टिलिटी का केस है, फिर जब हिस्ट्री पे नहीं है तो फिर हम ना मांगे। यहाँ एक और तुम्हें टिप देती हूँ, सुनो। अगर ये अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है ना, तब तो मांगते हैं। अब तो एक्सप्लेन हो गई है, एंडोमेट्रियोमा है। गॉट इट? जी मैम। चलो हाँ, और कोई हिस्ट्री पे कुछ भी नहीं है, नहीं मांगनी।
तो बेसिक में ब्लड ग्रुप, सीबीसी, कंप्लीट यूरिन, आरबीएस, फाइल मार्कर्स, और स्पेसिफिक में इस केस के कौन से मांगोगे? अब एग्जामिनर सिर्फ बेसिक के नाम सुन लेगा ना आपसे, ठीक है, अगर वो चाहेगा, या वो आपको गाइड कर देगा, नहीं छोड़ दो, ठीक है। ठीक है मैम। तो अगर वो चाहता है, उसकी शक्ल, उसका एटीट्यूड है, तो फिर ब्लड ग्रुप भी वो देगा, सीबीसी भी वो देगा आपको। मुझे दो सीबीसी इसमें ब्लड, इसमें एच बी दो, टीएलसी दो, प्लेटलेट्स दो, ठीक है। तो अगर उसने नहीं देने, ना उसके पास है, तो वो आपको कहेगा नहीं स्पेसिफिक मांग लो। तो गारंटेड नहीं रहना कि बेसिक नहीं बतानी। डोंट टेक एनीथिंग कि आप बाउंड हो सिर्फ स्पेसिफिक के लिए, ठीक है। ठीक है मैम। तो वो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी एट रियल टाइम पे कि व्हाट एग्जामिनर वांट, और जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ वो भी गाइड करेगा, ऐसा इतना सारे में थोड़ी है। तो स्पेसिफिक मुझे पहले बताओ इसकी लिस्ट, कौन सी इन्वेस्टिगेशंस मांगोगी, ठीक है, और सोचना कि मैंने हस्बैंड की और पेशेंट की और ये सब चीज़ें देखनी है, तो मांगो। Ma'am, on specific investigations, I will ask for investigations for both the patient and her husband. For the patient, I will ask for a transvaginal ultrasound. Uh, हम्म। Also, I will ask for the hormonal profile, including FSH and AMH. ओके। And for the husband, I will ask for a semen analysis. ओके। बस। मैम, फिर वो अल्ट्रासाउंड पे अगर हमें कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं मिल रही, फिर ही हम आगे एमआरआई की ये तरफ। तुम्हें ना एग्जामिनर को ऐसे नहीं बताना, जी मैम। ठीक है। आपने खुद से अपना रोड मैप बनाना, माइंड मैप बनाना है कि ये मेरा केस है इनफर्टिलिटी का, और मैंने ये इन्वेस्टिगेशंस मांगनी है। इट शुड, लिस्ट शुड बी इन योर माइंड, बट आपने लिस्ट देनी नहीं है एग्जामिनर को। एग्जामिनर को आपने स्टेप बाय स्टेप मांगनी है कि आई वांट हर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो रूल ऑफ थंब है वो मेल फैक्टर है। उसने बोला तो था सीमन नॉर्मल है, लेकिन देखना तो है। तो आपने कहना है कि मुझे हर हस्बैंड सीमन एनालिसिस चाहिए, और डेट भी चाहिए, रिसेंट है या नहीं। अगर मोर देन 3 मंथ्स है तो फिर आप मैनेजमेंट में इसको रिपीट कराओगे। और आपने सीमन एनालिसिस ऐसे नहीं मांगना कि बस दे दें, आपने बोलना मुझे वॉल्यूम, काउंट, मोर्टेलिटी, मॉर्फोलॉजी बताएं। गॉट इट? और Yes, एग्जामिनर आपको दे देगा। अगर वो अनरिमार्केबल है तो अनरिमार्केबल कर देगा, और अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल बोल देगा। और अगर ये उसका हिडन एजेंडा है, आगे मेल फैक्टर लेके जाना था, तंग करना है इस पे, तो कहेगा बाद में, ठीक है। ठीक है मैम। तो आफ्टर दिस आपने अल्ट्रासाउंड मांगना है, और आपने टीवीएस मांगना है, लेकिन आपने ये नहीं कहा मुझे टीवीएस दे दो। आपने बोला मुझे टीवीएस दें पर यूट्राइन साइज, मॉर्फोलॉजी, endometrial thickness, adnexal status. And as in on examination, I found fullness. So I want ovarian morphology, and feet and any like complex mass के क्या features होते हैं? हाँ, comment on bilaterality, solid areas, ठीक है। और ये जो है, तो डॉपलर मांगेंगे इसमें? हम्म। हम्म। नहीं, डोपलर नहीं मांगना, क्योंकि हमारा केस ना जा इनफर्टिलिटी का है, एंडोमेट्रियोमा का है। इसमें डोपलर और सी ट्यूमर मार्कर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। बस आपने ऐसे ही बोलना कि अल्ट्रासाउंड चाहिए फॉर साइज, मॉर्फोलॉजी, और मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स बता दें सिस्ट के। इफ देयर इज एनी मैस देन द फीचर्स ऑफ दिस मैस, ठीक है। या अगर आपको लगता है कि वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे एंडोमेट्रियोमा केस है, तो एनी, जैसे लाइक ग्राउंड ग्लास अपेयरेंस, जो भी इसकी फीचर है, स्पेसिफिक फीचर्स आप पिन पॉइंट भी कर सकते हो, या फिर एग्जाम या ओपन एंडेड रख लो। लेकिन आपने सिर्फ टीवीएस नहीं मांगना। यू, आप कहते हैं ना दिमाग में आंखें वही देखती हैं जो दिमाग में होता है। तो एग्जामिनर को मैसेज आना चाहिए कि आप किस लाइन पे अल्ट्रासाउंड देखना चाह रहे हो, ये रूटीन अल्ट्रासाउंड नहीं है आपके लिए, ठीक है। ठीक है मैम। तो उसको ऐसे ही कह दें, आई नीड a detailed pelvic ultrasound including the uterus, the uterine size, both the adenexa and हम्म। and the and the pouch of Douglas, इस तरह कह दें उसको। नहीं नहीं, आपने कहना मुझे यूट्राइन साइज, मॉर्फोलॉजी, और एनी कमेंट ऑन एडिनेक्सा और ओवेरियन मॉर्फोलॉजी, दैट्स इट। ये भी ठीक रहेगा। ठीक है। बट थिंक इज दैट कि आप सिस्ट बोल रहे हो ना, एडिनेक्सा में फुलनेस बोल रहे हो, तो आपको पर्टिकुलरली यहाँ चाहिए कि मुझे डिटेल्ड ओवेरियन मॉर्फोलॉजी, इफ एनी सिस्ट, तो सिस्ट के फीचर्स बताएं, ताकि आपको पता हो कि ये ओवेरियन ट्यूमर डर्माइड के फीचर्स हैं, एंडोमेट्रियोमा के हैं, क्योंकि दोनों आपने डेडी बोले हैं। यस मैम। और
और इन फीचर्स के बाद आपने बोलना है डिपेंड ऑन दिस फीचर्स आई मे नीड एडिशनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, और वो एडिशनल इन्वेस्टिगेशन क्या है? अगर कोई फ्रैंक इन्वेजिव फीचर आ गया जो कि लेस लाइकली है तो मे बी डोपलर और ट्यूमर मार्कर। और अगर टिपिकल ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है और रेडियोलॉजिकल इंप्रेशन एंडोमेट्रियोसिस ही है तो फिर लेप्रोस्कोपी। हम्म। मैम एमआरआई मांगेंगे? नहीं भाई। ठीक है मैम, डीप कब एंड मांगी? कब मांगते हैं एमआरआई, कब मांगेंगे, चलो बताओ। मैम अगर टीवीएस इनकंक्लूसिव हो या फिर डीप एंडोमेट्रियोसिस आप सस्पेक्ट कर रहे हो। हर डीप एंडोमेट्रियोसिस में एमआरआई मांगना है? हम्म, नहीं, उस डीप एंडोमेट्रियोसिस में मांगना है जिसमें सर्जरी प्लान करनी है। अच्छा बिफोर ठीक है। लेप्रोस्कोपी। हाँ नहीं, सर्जरी प्लान करनी है। और क्या एंडोमेट्रियोसिस में डीप एंडोमेट्रियो क्या इनफर्टिलिटी में डीप एंडोमेट्रियोसिस ट्रीट करना है? नहीं मैम, उसमें तो फिर आईवीएफ ही होगी। बस जान छोड़ो, क्यों मांग रही हो एमआरआई। ठीक है मैम। चलो आगे, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन। मैम उसके बाद मैम हार्मोनल प्रोफाइल हम एफएसएच और एएमएच देंगे 35 ईयर ओल्ड। 35 है तो एएमएच, और एफएसएच? एएमएच। नहीं, आपने बोला 35 है तो एएमएच, तो मैंने बोला एफएसएच मांगना है या एएमएच काफी है? मैम दोनों मांगेंगे। एक्सप्लेन, जस्टिफाई, हर डिफरेंशियल जस्टिफाई करना है, हर इन्वेस्टिगेशन जस्टिफाई करनी है। और उसका वेट नहीं करना जस्टिफिकेशन में, बोलना है ये विदाउट आस्किंग हिम। मैम शी इज हैविंग इरेगुलर ब्लीडिंग, ठीक है। so we need FSH to rule out any feature of premature ovarian failure, and in यहाँ case there नो नो नो, मेरी बात सुनो, प्रीमेचुर ओवेरियन फेलियर फिर फंस गई। जब तुमने ओलिगोमेनोरिया पूछा तुमने पीओएफ रूल आउट किया था? नहीं, ये तो नहीं पूछा। जब तुमने मलबा देखा तो तुमने नॉर्मल बोला था, एट्रोफी भी नहीं थी। जी मैम। तो फिर यहाँ यहाँ इसको तुम्हें समझ तो आ गया कि गलती की है, ओलिगोमेनोरिया में पूछना चाहिए था और जरूर पूछना चाहिए था, ये मेरी भी मिस्टेक है, आई शुड पॉइंट आउट इन हिस्ट्री। इनफर्टिलिटी में ओवेरियन स्टेटस का, ओवेरियन फेलियर का स्टेटस आपको हिस्ट्री बताएगी, जरूर पूछें, है भी प्राइमरी। चलो तो इसको ऐसे टैकल करते हैं कि आप जो हर पेशेंट ओलिगोमेनोरिया का एनोवुलेशन का टाइप ही डब्ल्यूएचओ पे होता है। डब्ल्यूएचओ की 3 टाइप्स है ना, यस मैम। तो उसके लिए तो एफएसएच ही बेस है, हमें क्या पता। लो है तो फिर हाइपर में जा रही है, नॉर्मल है तो यू में जा रही है, और ज्यादा है तो हाइपर में जा रही है। तो एफएसएच तो मांगना ही मांगना, और एएमएच इसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, एग्जामिनर में बोलना है एएमएच करा दिया तो एफएसएच क्यों चाहिए, फिर भी चाहिए। स्टेजिंग आपकी उसके एनोवुलेशन की एमएच उस पे तो नहीं हो रही है, एमएच पे एफएसएच पे हो रही है। चलो एफएसएच नॉर्मल है तो फिर मैम एएमएच का भी फिर एएमएच तो करना ही करना, बेसिक फर्टिलिटी वर्क के बाद 35 का मैम तो एंडोमेट्रियोसिस। अगर हम एंडोमेट्रियोसिस सस्पेक्ट कर रहे हैं और टॉप हमारा डीडी भी एंडोमेट्रियोसिस है और लेटर ऑन हमने उसी को ट्रीट करना है, तो हम एएमएच नहीं मांगेंगे बीच में ये अगर इन केस आईवीएफ की तरफ जाती है तो हमें फॉलिकल ये काउंट। एएमएच मांगेंगे, एएमएच तो जान है इसकी। आपने एंडोमेट्रियोमा की सर्जरी ही डिसाइड एएमएच देख के करनी है, साइज और एएमएच देख के, है ना? जी तो चलो, एएमएच की जस्टिफिकेशन हो गई, एफएसएच मांग लिया, और क्या मांगोगी हार्मोन्स में? प्राइमरी सबडोरल ओलिगोमेनोरिया। मैम और तो नहीं कोई बन रहा, थायराइड का उसने नॉर्मल बताया, प्रोलेक्टिन वाले फीचर्स ही नहीं पूछे। इसका एफएसएच नॉर्मल है, थायराइड कैन पॉसिबल। नहीं थायराइड अगर ओलिगोमेनोरिया कराएगा तो यार बन सकता है थायराइड, क्योंकि एफएसएच अगर नॉर्मल है तो नेक्स्ट तो एफएसएच एलएच और टीएसएच ही है ना, जी, टॉप मोस्ट तो ये तीनों है। और तीनों में एफएसएच नॉर्मल होता है। अच्छा, इसमें अब सब क्लिनिकल थायराइड भी नोटोरियस है, ओलिगोमेनोरिया इसमें एक्सप्लेन करने के लिए सब क्लिनिकल तो विदाउट सिम्टम्स भी आ नहीं सकता, इनफर्टिलिटी कराता भी है। और इसकी जो थायराइड की जो अभी जीटीजी आई है उसमें भी इन्होंने बोला है कि प्रायर टू कंसेप्शन टीएसएच शुड बी 2.5, अगर ऐसा नहीं है तो इट कैन काज।
हाँ करा लो यार, यू शुड गो फॉर दिस। मैम तो अगर क्योंकि एफएस नॉर्मल आ रहा है, हम F- प्रोलेक्टिन स्किप कर दें? हाँ प्रोलेक्टिन तो मैंने नहीं बोला, FSH TSH और FSH LH और TSH पर मांगना है, ठीक है। ठीक। प्रोलेक्टिन स्किप करें। टेस्टोस्टेरोन, वो भी उससे मैंने पूछा था कि आपको कोई बाल ज्यादा तो नहीं आ नहीं, रहे? नो नो नो, टेस्टोस्टेरोन स्किप करें, क्योंकि ये हमारे यहाँ जो PCO है वो सब क्लिनिकल नहीं आता। ऐसा होता ही नहीं है कि PCO बस PCO है, इसका तो डायग्नोस्टिक ही क्लिनिकल है, तो इसमें कुछ नहीं है ऐसा। तो गो फॉर, मतलब विदाउट सिम्टम्स PCO नहीं हो सकता नॉर्मल मॉर्फोलॉजी के साथ, बट इट कैन स्टिल बी थायराइड, बिकॉज इट इफ इट इज सब क्लिनिकल इट कैन काज। तो आपका जो ओलिगोमेनोरिया ना वो दो चीज़ों से एक्सप्लेन हो सकता है, एंडोमेट्रियोमा की मौजूदगी से भी और थायराइड की गैर मौजूदगी से भी। तो इसकी बेस पे आप इसको इसको बेस बनाएं और गो फॉर TSH, ठीक है, गॉट इट। यस मैम। क्योंकि फॉलिकुलोजेनेसिस पैथोफिजियोलॉजी है, टिपिकल प्रेजेंटेशन नहीं है खराब करना एंडोमेट्रियोसिस की, हाल मार्क नहीं है। तो यहाँ आपको ज़रूरत है एक अच्छे से तगड़े से अनदर थिंग जो कि ये करा सकता है, तो आपने इसको रूल आउट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, आई गॉट इट। चलो, और यही हार्मोन्स मांगने हैं और कुछ नहीं मांगना, आगे चलो। एक हार्मोन भी रहता है वैसे। बोलो जल्दी जल्दी। और वो FSH LH TSH से पहले मांगना था, इट वाज मिड लुटिल प्रोजेस्टेरॉन, ओ। ये साइक्लिकल प्रोजेस्टेरॉन। ओलिगोमेनोरिया है ना, तो साइक्लिकल आएगा आफ्टर 2 वीक्स, मतलब 14 डेज के बाद, मिड लुटियल डेज के बाद। क्योंकि साइकिल रेगुलर नहीं था तो इसलिए फिर मिड लुटियल के बाद वीकली होगा ये, ठीक है। चलो, तो अब आ जाओ नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन। अल्ट्रासाउंड हो गया, हॉर्मोन्स हो गए। चलो आगे चलो, इन सब की मदद रहती है। मैम लेप्रोस्कोपी, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। हाँ, एक्सप्लेन बाय। मैम, diagnostic laparoscopy is the gold standard for diagnosing endometriosis. नो मोर गोल्ड स्टैंडर्ड, No more goals. नाम ही ना लो इसका, ठीक है। ठीक है। इनफर्टिलिटी में रोल है, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड को प्लीज स्किप कर दो, आगे चलो। मैम उसमें हम एंडोमेट्रियोसिस देख सकते हैं, if there are any adhesions or डिस्यूलाइसिस भी कर सकते हैं, एट द सेम टाइम ट्यूबल पेटेंसी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो स्टेज बेस्ड डायग्नोसिस, स्टेज बेस्ड ट्रीटमेंट है ना एंडोमेट्रियोसिस की, तो इसलिए स्टेजिंग तो लेप्रोस्कोपी पे होगी, ठीक है। ये तो वैसे जरूरी नहीं है कि स्टेजिंग लेप्रोस्कोपी पे भी हो। आप आपको वो आते हैं इसके इनफर्टिलिटी इंडेक्स वगैरह, पढ़ाए थे मैंने थ्योरी में डिटेल में। EFI वगैरह? हम्म, मैम अब इस वक्त डिटेल में याद नहीं आ रहे, पढ़े तो थे। मैं बस तो तुम्हें क्विकली दिखाती हूँ, इसका लेक्चर यूट्यूब पे भी है तो मिल जाएगा, जस्ट एक मिनट। नजर आ रहा है कुछ? यस मैम। कौन सी स्कोरिंग अच्छी है? हाउ मेनी स्कोरिंग्स फॉर एंडोमेट्रियोमा एंड विच वन यू विल ऑप्ट? बोलो।
अच्छा, आपने इसकी टेस्टोस्टेरोन ना मांगने की जस्टिफिकेशन दी है? क्या कैसे दोगे? मैम उससे कोई हम्म। फीचर नहीं है हाइपर एंड्रोजनिज्म के। हाँ, और हिर्सुटिज्म होता तो उसको टाइप करने के लिए टेस्टोस्टेरोन चाहिए था ना हमें। जी। पहले तो ये पीसीओ होता, ठीक है, मतलब पीसीओ के क्लिनिकल फीचर्स होते तो फिर उनको उसकी मौजूदगी के बाद हमें टेस्टोस्टेरोन चाहिए था, ठीक है। तो ये एंडोमेट्रियोसिस स्कोरिंग सिस्टम है, ठीक है। तो यू मस्ट नो द स्कोरिंग सिस्टम। और जो पहले था एनजीएन था, एएफएस था, हमारे लिए इस पेशेंट में ना ईएफआई इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये प्रेडिक्ट करता है प्रेगनेंसी रेट्स, ठीक है, इन वुमेन विद सर्जिकली सेस्ड एंडोमेट्रियोसिस अटेम्प्टिंग नॉन आईवीएफ कंसेप्शन। नॉन आईवीएफ कंसेप्शन में समझा दिया कि अगर ईएफआई अच्छा है ना, तो जरूरी नहीं है कि हम आईवीएफ पे जाएं। वी हैव अ होप विदाउट आईवीएफ एज वेल। अगर बुरा है तो फिर आईवीएफ पे जाना पड़ेगा, और मे बी इतना बुरा हो गया हमें डोनर एग्स देने पड़े, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ईएफआई स्कोरिंग इंक्लूड्स प्री ऑफ प्रेगनेंसी एक्यूरेट असेसमेंट डन बाय व्यूइंग द वोमेन, कि उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसकी एज क्या है, प्रीवियस सर्जरी तो नहीं हुई, द प्रेजेंस ऑफ अदर फर्टिलिटी फैक्टर्स एंड ओवेरियन रिजर्व। ई5 में हम टोटल जो है, जो हिस्ट्री के फैक्टर्स हैं वो देखेंगे और टोटल सर्जिकल फैक्टर्स मिलाएंगे, फिर उसके बाद हम ईएफआई निकालेंगे, ठीक है। तो ये ईएफआई पूछते हैं क्योंकि आजकल हॉट टॉपिक्स भी है। और ये देख लो, ये ईएफआई स्कोरिंग है, ठीक है। तो कैलकुलेट द लीस्ट फंक्शन स्कोर, ये पढ़ लेना डिटेल में, सर्च थ्योरी में हमने किया भी था। मतलब इतनी छोटा एग्जाम में इतना कम टाइम है, डिटेल पे तो नहीं जाएंगे, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज आप इसमें हिस्ट्री और टोटल सर्जिकल फैक्टर्स इंक्लूड करते हो, ठीक है। इनफर्ट इस क्वेश्चन में ईयर ऑफ इनफर्टिलिटी मोर देन 3 है तो 0 आ गया, मतलब जितना कम होता रहेगा उतनी बुरी बात है ना। प्रेगनेंसी नहीं हुई, यहाँ भी इसका 0 आ गया। एज इसकी कहाँ है, 36 35 तक है ना, तो इसका 1 आ गया। तो ये हिस्ट्री फैक्टर्स में से 1 आएगा इधर। और फिर सर्जरी में क्या करना है आपने, लीस्ट फंक्शन स्कोरिंग करनी है, ठीक है। इसका ये 2024 का टॉक आर्टिकल है, सर्जिकल टेक्निक फॉर ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस। एग्जामिनर पूछ सकता है कि टेक्निक्स क्या है इसमें, तो तुमने ये देखना है आगे जब बात जाएगी, ठीक है। लार्ज एंडोमेट्रियोमा 5 सेंटीमीटर को बोलते हैं। तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी इसमें आगे बात कहाँ जाएगी। अभी हम किधर थे, कि हम स्कोर कैसे करेंगे, ईएफआई पे स्कोर करेंगे, ठीक है। आपने लेप्रोस्कोपी प्लान कर ली, और यस, आगे। आगे मैम लेप्रोस्कोपी की फिर फाइंडिंग्स मांगेंगे उनसे। हम्म, ओके, लेप्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स तो अभी हुई नहीं ना लेप्रोस्कोपी। आ, अगर मैंने आपको बोला कि लेप्रोस्कोपी नहीं हुई, अल्ट्रासाउंड मैंने आपको नहीं दिया, इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई, फिर आपने कहाँ जाना है नेक्स्ट? हम्म, नेक्स्ट कहाँ जाना है? आफ्टर इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट पे आ जाओ। जी मैम। चलो, तो मैनेज दिस पेशेंट। मैम मैनेजमेंट फिर वो इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स मिलेंगी तो हम करेंगे। हाँ, तो कैसे प्रोसीड करोगी? Ma'am, I will ask the examiner to provide the findings of the pelvic ultrasound, including हम्म। including uterus and morphology, and the bilateral view of the adnexa, and a detailed view of the adnexa if there is any adnexal mass present. Or हम्म। I will ask for the hormonal profile in चलो, the. नहीं, आपने वेट करना है, एग्जामिनर ने आपको टीवीएस की फाइंडिंग्स नहीं दी और लेप्रोस्कोपी की हुई नहीं। तो जब आपने मैनेजमेंट स्टार्ट करनी है ना, तो फिर आपने बोलना है फर्स्ट आई विल कंप्लीट माय डायग्नोस्टिक वर्कअप, फॉर दिस आई नीड हर अल्ट्रासाउंड, प्लीज प्रोवाइड मी नाउ, एंड आई विल प्लान लेप्रोस्कोपी। जो हुई नहीं वो प्लान कर लो, जो दी नहीं वो मांग लो। अब दो चॉइसेस हैं, एग्जामिनर आपको दे देगा कि यूट्रस ठीक है और 5 सेंटीमीटर का एंडोमेट्रियोमा है, ये अल्ट्रासाउंड पे ग्राउंड क्लास अपीयरेंस है, फिर वो खुद पूछेगा ये है क्या, फिर आप बोलोगे ये एंडोमेट्रियोमा है, ठीक है। या आप अल्ट्रासाउंड आपके मुंह पे मारेगा और कहेगा पढ़ो, और इम्प्रेशन में लिखा होगा ग्राउंड क्लास अपीयरेंस, लिखा नहीं होगा कि एंडोमेट्रियोमा है। तो आपको पता होना चाहिए
स्कैन के मार्कर्स क्या हैं डिफरेंट ओवेरियन सिस्ट के, ठीक है। ये भी होता है कि आप कहते हो सिटी दे दो, वो सिटी दे देते हैं उठा के, आप कहते हैं एमआरआई दे दो, एमआरआई उठा के दे देते हैं। आपको पढ़नी नहीं आती चीजें, फिर आपको इंप्रेशन देखना है, चाहे इको दे रहे हैं चाहे कुछ भी, इंप्रेशन में लिखा हुआ होता है कि ये इंप्रेशन है, और जो मेन चीजें आपसे रिलेवेंट है फिर आपको उनकी इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड की इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए, सीटी की, ठीक है, या एमआरआई की, रिगार्डिंग टू यूअर डोमेन। सारा तो नहीं, हम रेडियोलॉजिस्ट तो नहीं है, ठीक है। चलो, जैसे जैसे कार्डियक पेशेंट है तो आपने क्या देखना है, इजेक्शन फ्रैक्शन बेस्ड डिसीजन लोगे ना कि प्रेग्नेंट होना है नहीं होना, या डायग्नोसिस क्या बन रहा है, ये चीजें। तो ठीक बेटे, और पाते अब जाओ यहाँ से तो। अच्छा तो शुक्र है हैंड पे लगा लिया मैंने। मैं तो आइंदा पहले ही क्लास शुरू कर लेंगे, 10-11 बजे तो क्या, 10 बजे कर लेंगे। अच्छा तो कहाँ थे? मैनेजमेंट पे थे। मैनेजमेंट पे, तो ठीक है। मैनेजमेंट के मैंने तुम लोगों को पॉइंट्स बताए थे कि क्या कैसे शुरू कर दोगे अपने मैनेजमेंट के स्टेप्स, जस्ट रिवाइज कराओ। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोस्टिक वर्कअप कंप्लीट करना है, नंबर 1, ठीक है। कुछ नहीं हुआ तो वो प्लान कर लेंगे लेटर। नंबर 2 पे पेशेंट भी है ना, उसको एक्सप्लेन करना है, बोलती रहो मेरे साथ। And counsel the patient regarding the findings of her examination and investigations. हम्म, Offer her ओके। options on further management. नहीं, आपने खत्म नहीं करना, आपने बोला आई विल एक्सप्लेन माय पेशेंट दैट शी इज हैविंग अ पैथोलॉजी वी कॉल्ड इट एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। एंड आई विल से कि इन हर स्टेज, अब देखो अगर उसने हिस्ट्री पे रेक्टल पेन बताया है, साइक्लिकल हेमोप्टोसिस बताया है, तो आप हिस्ट्री पे भी रफ गैस कर सकते हो सिवियर एंडोमेट्रियोसिस है। अगर आयोडीन फुलनेस मिल रही है, ठीक है, और जो भी सिस्ट मिलती है वो बाय डिफॉल्ट होती ही मोर देन 3 सेंटीमीटर है एग्जामिनेशन, वैसे छोटी तो मिलती नहीं। तो ये स्वेयर है ना, विदाउट टीवीएस एंड विदाउट लेप्रो, क्या ख्याल है? Yes, ma'am. तो आई विल एक्सप्लेन कि ये सवेयर एंडोमेट्रियोसिस है, ठीक है। अच्छा, और फिर आई विल एक्सप्लेन हर अबाउट प्रेगनेंसी रेलेवेंट इम्प्लीकेशंस आफ्टर दिस। अच्छा, दूसरा, अगर एग्जामिनर आपको टीवीएस ना दे तो फिर आपके पास दो चॉइसेस थी ना, या तो वेट करते रहते वो आपको टीवीएस देगा तो आप आगे जाओगे, या वो आपको दे दे तो मौजें हो गई। अगर वो नहीं भी देता ना, तो फिर आपने क्या बोलना है कि देन आई विल प्रोसीड एज पर माई क्लिनिकल डायग्नोसिस। इफ दिस इज नॉट गिविंग यू इन्वेस्टिगेशन एट ऑल, तो फिर आपने अपना केस थोड़ी ना छोड़ देना। शी वांट कि आप क्लिनिकली इसको लेके चलें, तो बोल फिर क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या आता है, एंडोमेट्रियम में बोला था ना पहले नंबर पे। Yes, ma'am. Endometriosis with endometrioma. हाँ, तो फिर आप बोलो कि इन केस इफ आई एम नॉट हैविंग टीवीएस, सो आई एम गोइंग टू actually manage this case as per my provisional diagnosis, and this is endometriosis. For this I will plan her laparoscopy. Before this I will explain my patient about the diagnosis, implications, severity in her case, and my aim is that कि इसकी जो है डिजीज स्टेज हो जाए और she can get pregnant, और for this I will plan मल्टी डिसेबिलिटी टीम अप्रोच। और उस एमडीडी में कौन कौन आएगा? हम्म, Ma'am, gynecologist, radiologist. आप आओगी या आपका कोई सीनियर भी आएगा? I'm senior भी आएगा because it is endometriosis. देखो एमडीडी, हमने हमने प्लान में लिखना है कि प्लान क्या था, प्लान बताना है आपने इसका, व्हाट इज माय प्लान। माय प्लान इज लेप्रोस्कोपी, थेराप्यूटिक, डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक। डायग्नोस्टिक मतलब एंडोमेट्रियोसिस की कंफर्मेशन और स्टेजिंग के लिए, और थेराप्यूटिक कि कोई भी एंडोमेट्रियोमा है, लीजन्स हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए एट रियल टाइम। फॉर दिस आई विल प्रोसीड आफ्टर कंसेंट। दिस इज योर एम, एंड टू अचीव योर एम यू विल प्लान। प्लानिंग में एमटीडी आ गया, जिसमें आप भी हो, आपका सीनियर भी है, क्योंकि सिवियर एंडोमेट्रियोसिस आपकी डोमेन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और कोलोरेक्टल सर्जन भी आ सकते हैं इन केस अनसेफर साइड, अगर सिम्टम्स भी थे इसमें डीप एंडोमेट्रियोसिस के, ठीक है। हमारा प्लान नहीं है डीप एंडोमेट्रियोसिस निकालना, लेकिन ड्यूरिंग थेरेपेटिक इंटरवेंशन कॉम्प्लिकेशन होगी तो फिर हमें स्टैंड बाय पे रखना है। हम्म, अच्छा, दूसरी बात है कि ओवेरियन फोसा में है ना 5 सेंटीमीटर का, डू यू नीड टू चेक ऑन यूरेटर, कुछ ऐसा चाहिए आपको?
मैम अगर हम स्फीयर एंडोमेट्रियोसिस सस्पेक्ट कर रहे हैं, डीप एंडोमेट्रियोसिस सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हमें प्री ऑपरेटिव यूरेटर के लिए भी करना पड़ेगा, आईवीयू हम मांगेंगे उनसे? यार जब भी तुम्हें एंडोमेट्रियोमा मिले ना 4-5 सेंटीमीटर का, ये बाय डिफॉल्ट खुद ही सवेयर है बिकॉज ऑफ दिस, और है भी वेरिन फोसा में, पीछे यूरेटर है, मांगना ही मांगना। एमडीडी मेरोलॉजिस्ट भी आएगा, आईवी भी कराना है प्री ऑप। ठीक है, तो प्लानिंग क्या हो गई? प्री ऑप में आईवीयू और एनेस्थीसिया फिटनेस, और बाकी फिर ये लैप्रोस्कोपी, और उसमें एमडीडीज आ गई आगे। हम्म, कर ली लैप्रोस्कोपी, स्टेज हो गया। ठीक है, तो अब एग्जाम, अब आप तो लैप्रोस्कोपी हुई नहीं ना, स्टेज नहीं हुआ, तो फिर आप आगे कैसे प्रोसीड करोगे? तो फिर आपने आगे तो केस लेके जाना, ट्रीट तो करना है। तो ड्यूरिंग लैप्रोस्कोपी आपका क्या क्या एम होगा? इसका एएमएच कितना था? एग्जाम मैंने दे ही देना है, नहीं भी हुआ ना तो आप बोलना, अगर एएमएच लो है तो मैं ये करूंगी, लो है तो क्या करोगे? और व्हाट इज लो, व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल रेंज क्या है? व्हाट इज नॉर्मल रेंज ऑफ एएमएच? हेलो एफसीपीएस। हेलो एमएस, एमएस के भी शॉर्ट केसेस होते हैं भाई, और लॉन्ग केसेस में भी यही चलता है। कोई है तो बता दो। मुझे लगता है यार ये 1 2 3 तक था। एएमएच की बात कर रही हूँ, तुम 4 to 16 तो एएफसी बता रही हो, एंडर फॉलिकल काउंट। मैम ये वो रेंज नहीं थी इसकी 5.4 और 25 वाली पीको मोल पर? हाँ, हाँ कुछ ऐसा ही था, 525। ठीक है, बट जो बुरा होता है ना वो less than 1 का। अच्छा तो बस कहाँ थी मैं? हाँ एएमएस की फाइंडिंग, चलो भाई तुम मुझे फाइंडिंग, मुझे इसके वैल्यूज बता देना, मुझे बिल्कुल याद नहीं, और यहाँ मैंने लिखी हुई है पीपीटी पे, मैं वो तुम्हें भेज दूंगी। तो लो है तो अगर वेरी लो है तो फिर क्या करना है? फिर तो लेप्रोस्कोपी भी नहीं करनी। फिर डोनर एग्स, वो डोनर एग्स। अडॉप्टेशन। ठीक है, और अगर इतना है कि एग्स इसके यूज कर सकते हैं, तो फिर हम आ, उसमें बॉर्डर लाइन है तो हम एब्लेशन करेंगे, ड्रेनेज और एब्लेशन, और अगर नॉर्मल है तो हम सिस्टेक्टमी करेंगे। ठीक है, ये पता है ना? ये नया टोक आर्टिकल है, इसका मतलब हम दिखाते हैं। पता नहीं मुझे क्यों नहीं चल, एक मिनट। कैन यू सी? ओके, ये वाला सिस्टेक्टमी, एक CNF कैप्सूल, एब्लेशन, कोएगुलेशन टेक्निक्स। ठीक है, इस 2025 का ही है, टेक्निक्स ऑफ ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा रिमूवल। तो ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ये हॉट फेवरेट है आजकल। ठीक है, और पहले तो हमने ये कहा था ना कि हम सिस्टेक्टमी भी कर देंगे या एब्लेशन कर देंगे, अब इन्होंने ये बोला कि आप कंबाइन भी कर सकते हो, पार्शियल एक्सिजन ऑफ द सिस्ट विल कंबाइंड विद एब्लेशन ऑफ रेसिडुअल पार्ट्स नियर द हाइलम। तो इससे बैलेंस हो जाएगा, रिकरेंस भी, प्रिवेंशन भी, विद ओवेरियन प्रिजर्वेशन भी, क्योंकि एमएच पहले ही एक्चुअली इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, और बाइपोलर कॉटरी एसोसिएटेड विद ग्रेटेस्ट रिडक्शन इन ओवेरियन रिजर्व। तो बाइपोलर कॉटरी हमने नहीं इस्तेमाल करनी, मेक श्योर लेजर एंड प्लाज्मा एनर्जी हम इस्तेमाल करें, ये टिश्यू स्पेयरिंग एडवांटेजेस हैं, ये भी नई लेटेस्ट ट्रेंड है इसमें जो पूछ सकते हैं। ठीक है, और जीएनआरएच एगोनिस्ट प्री और पोस्ट ऑप कैन इम्प्रूव आउटकम इन सिलेक्टेड केसेस, रूटीन में हमने नहीं देना है, छोटा हो जाएगा ना टिश्यू, तो हैंडल करना इजी हो जाएगा। तो ये कौन सा टोग आर्टिकल था इसका? दिस वन टोग आर्टिकल, ये है सर्जिकल टेक्निक ऑफ ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस, 2024 के एंड पे आया था, सॉरी। तो ये आपने एग्जामिनर को बताना है कि अगर एएमएच, अकॉर्डिंग टू द एएमएच आई विल रिमूव द एंडोमेट्रियोमा, एंड जो भी एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स होंगे उनको ब्लेड करूंगे। ठीक है, चलो आपने लेप्रोस्कोपी और ट्यूबल पेटेंसी भी कर ली। तो ट्यूब्स अगर बंद हैं तो वट एवर स्टेज, वो भी आईवीएफ की इंडिकेशन है। और अगर स्टेज 3 और 4 है, जो कि इस केस में है, लाइकली है,
तो वो भी आपने फर्दर इसको आईवीएफ के लिए काउंसिल करना है, ठीक है? अच्छा, तो इस चीज़ से हमने पता है लर्निंग पॉइंट क्या है कि अगर राइट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ मैनेजमेंट हमारी पेशेंट का एएमएच बहुत बुरा है, हम आईवीएफ नहीं करेंगे, हम इवन लेप्रोस्कोपी भी नहीं करेंगे और हम इसे डिस्कस करेंगे अडॉप्शन एंड डोनर। आपने देखो ये नहीं सोचना कि पाकिस्तान में है या नहीं है, ग्लोबली ये होता है। उसको चॉइसेस दे देनी है, अब्रॉड में अवेलेबल है, यहाँ सरोगेसी और ये नहीं होता, बट गिव हर चॉइस। और सेकंड थिंग इज दैट के अगर वो आईवीएफ पे ही विलिंग नहीं है, ठीक है, तो फिर आ, जो एंडोमेट्रियोमा रिमूवल है वो आप उससे पहले डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग, मतलब सर्जरी करने से पहले, लेप्रोस्कोपी प्रोसीड करने से पहले आपके पास प्रॉपर रोड मैप हो, आपके पेशेंट से आपने फर्दर पूरा डिस्कस किया हुआ होगा कि अगर फाइंडिंग्स ये आती हैं तो हम आईवीएफ करेंगे। अगर बाय एनी मीन वो आप आईवीएफ के लिए अफोर्डिंग नहीं, हर पेशेंट होता भी नहीं है, तो आप एंडोमेट्रियोमा के साथ छेड़खानी नहीं करोगे, ठीक है? और हिस्ट्री में फिर आपकी प्रायोरिटी सेट थी कि ये पेशेंट पेन के साथ नहीं आई, फर्टिलिटी के लिए आई है। प्रायर टू प्रेगनेंसी, प्रायर टू सर्जरी, अगर आपने उसे प्रॉपर 1-to-1 सेशन किया है, डिस्कशन की है कि अगर ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपी अगर आपका प्लान, वो तो रियल टाइम लेप्रोस्कोपी डिसाइड करेगी ना कि स्टेज क्या है, और फिर बाद में आईवीएफ पे हम जाएंगे। बट अगर उसके पेन के कंसर्न्स हैं तो एंडोमेट्रियोमा निकाल देंगे एट एनी साइज। गॉट इट? हाँ, अगर उसका फर्टिलिटी ही मेन कंसर्न है, शी इज नॉट बोथरिंग एट ऑल पेन, तो उसमें फिर ये है कि अगर एंडोमेट्रियोमा आता है 3 सेंटीमीटर का, तो उसको आप फंस गए थोड़ा सा, थोड़ा करो मुझे गाइड हाउ टू प्रोसीड फर्दर। हम्म, सोचो। हमने बात की एएमएच की, और उसके बाद हमने बात की कि हम एंडोमेट्रियोमा निकालेंगे क्या। अगर आपकी लेप्रोस्कोपी की स्टेजिंग एट, और ये लेप्रोस्कोपी कौन कर रहा है वैसे, बाय द वे किधर रेफर करना है इसके लिए, थोड़ा रिमाइंड करो। जाओ उस हमारी मैनेजमेंट पे जाओ, जब हम अपना एम बता रहे थे कि हमने इसकी लेप्रो करनी है, और फिर इसके दौरान हमने कहा कि हम एमडीडी भी करेंगे, जिसमें हमने दुनिया भर के कंसल्टेंट भी साथ में रखे। बेसिकली ये होगी कहाँ लेप्रोस्कोपी, और कब होगी, व्हेन एंड वेयर? आइडियल प्लेस लेप्रोस्कोपी की ना आईवीएफ सेंटर्स ही हैं, जिन्होंने इस पूरे केस को ऑनवर्ड्स नो टेक ओवर करना है। दे विल डिसाइड अबाउट एंडोमेट्रियोमा फेट। एंडोमेट्रियोमा फेट हमारे हाथ से निकल चुकी है, अब आईवीएफ एक्सपर्ट्स के हाथ में चली गई है, ठीक है? तो अगर ये पेशेंट की स्टेज 1 और 2 है, प्रॉपर कंप्लीट मैपिंग के बाद, और ट्यूब्स हैं इसकी ओपन, तो फिर एंडोमेट्रियोमा हमें निकालना है, बिकॉज यहाँ हमारा प्लान आईवीएफ नहीं है। और जितना हम इस पेशेंट के इसकी नॉर्मल एनाटॉमी रिस्टोर करेंगे, स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन या असिस्टेड कंसेप्शन लाइक आईवीएफ, आईयूआई, स्टिमुलेटेड आईयूआई, इसमें बेहतर है। समझ आइए मेरी बात? और अगर ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपी इसकी आई स्टेजिंग, जितना मर्जी इसका एंडोमेट्रियोमा पहले था, प्रॉपर स्टेट जो ईएफआई स्कोरिंग सर्जिकल जो स्कोर है वो ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपी भी हमें ना समझ आएगा, ठीक है? तो ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपी, प्रोवाइडेड दैट इसका ये इसका जो है एएफएच अच्छा है, बुरा नहीं है, डोनर वाला नहीं है, प्रोवाइडेड दैट उसकी बेस पे हमने लेप्रो प्लान की, और लेप्रो की बेस पे हम आईवीएफ नॉन आईवीएफ प्लान कर रहे हैं या एंडोमेट्रियोमा रिमूवल प्लान कर रहे हैं। स्टेज 1 और 2 ट्यूब्स ओपन, एंडोमेट्रियोमा निकालना बेहतर है। निकालने के लिए इस पॉइंट पे स्टेज 1 और 2 में टेक्निक्स डिस्कस करनी है, एब्लेशन, सिस्टेक्टमी या कॉम्बिनेशन। अगर स्टेज 3 और 4 है डायरेक्ट, तो फिर एंडोमेट्रियोमा निकालना ही क्यों है? हम्म, अगर ये 3 सेंटीमीटर का है नहीं निकालो, अगर ये 4 सेंटीमीटर का है नहीं निकालो। वाई रिमूविंग? क्योंकि आप इसको रिमूव करोगे तो इस चक्कर में और एएमएच ड्रॉप हो जाएगा, फायदा नहीं होगा। इसकी जो
थेराप्यूटिक बेनिफिट्स एंडोमेट्रियोमा की ट्रीटमेंट के वो सिर्फ स्टेज 1 और 2 में है, 3 और 4 में नहीं है, उसमें नुकसान ज़्यादा है बिकॉज ऑफ ओवेरियन टिश्यू डैमेज। तो थिंग इज दैट के 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, जो भी है मैम ये ये, प्लीज रिपीट कर दें, ये रिपीट कर दें प्लीज। मैं ये बता रही हूँ कि आपका जो एएमएच है वो डिसाइड कर रहा है कि आप आगे प्रोसीड करोगे या नहीं, है ना। अगर जी मैम। नॉर्मल है तो आगे प्रोसीड किए, लेप्रो पे आ गए, और हमारी पेशेंट में ओवेरियन फेलियर का कोई फीचर नहीं है, तो वी विल क्लिनिकली डायग्नोज मैनेज कर रहे हैं ना, तो ये लाइकली नॉर्मल है हमारे लिए, है ना। यस मैम। तो हम आगे प्रोसीड कर गए, हम लेप्रो पे आ गए। लेप्रो में हमने उसको आइडियल प्लेस बता दी, आईवीएफ इंटीग्रेटेड जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ करनी चाहिए। रियल टाइम सपोर्ट हमें मिल जाएगी, एमटीडी भी मिल जाएगा, यूरोलॉजिस्ट कोलोरेक्टल सर्जन सब मिल जाएंगे। अगर हम लाइक वी आर सस्पेक्टिंग क्लिनिकली ये सवेयर है, जो कि एडिनेक्सा के फुलनेस ने बताया, राइट। तो अगर स्टेज 1 या 2 है और ट्यूब्स पेटेंट हैं तो एंडोमेट्रियोमा एट एनी साइज वी हैव टू रिमूव। गॉट इट। और इसकी यस। रिमूवल टेक्निक्स एब्लेशन, ड्रेनेज या कॉम्बिनेशंस में है। जैसे एएफएच कम है, बॉर्डर लाइन है, तो अब्लेशन या कॉम्बिनेशन। अगर नॉर्मल है, सुपर है, कोई पहले सर्जरी नहीं हुई, तो सिस्टेक्टमी ओनली। या एंडोमेट्रियोमा बड़ा है, बड़े से मुराद है 5 सेंटीमीटर, तो उसमें भी अब्लेशन ड्रेनेज बेहतर है, क्योंकि जितना बड़ा एंडोमेट्रियोमा उतना ओवेरियन टिश्यू ज़्यादा लॉस। ठीक है। और इसमें फिर हम 2 स्टेप सर्जरीज भी कर सकते हैं बिगर में, पता है ना, पहले ड्रेन कर देंगे, फिर जीएनएच दे देंगे, फिर दोबारा ओपन करेंगे और फिर निकालेंगे। ये भी वो थ्री। डिस्कशन में आ सकता है। हाँ, 3 स्टेप मेथड बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें स्टेज 2 तक हैं विद ट्यूब्स पेटेंट। द मोमेंट स्टेज 3 और 4 एंड वट एवर आर द ट्यूब्स, आपका प्लान आईवीएफ है। तो आईवीएफ के लिए जो एंडोमेट्रियोमा को छेड़ना है ना, उसका सोल पर्पस ये है कि ओवोसाइट रिट्रीवल इजी हो। आईवीएफ, वो लेप्रोस्कोपिक सर्जन विद स्पेशल इंटरेस्ट इन आईवीएफ ही विल डिसाइड कि टीवीआर अगर मुश्किल है उसके लिए इस सिचुएशन में तो वो निकालेगा, अगर नहीं है तो फिर वो नहीं निकालेगा। ये प्राइमरी प्रिंसिपल है। और यूजुअली देखा ये गया है कि जो 4 सेंटीमीटर एंड अबव वाले एंडोमेट्रियोमा ये तंग करते हैं ड्यूरिंग टीबीआर, तो इन इट्स बेटर वी शुड रिमूव दैम। बट पर्पस इज नॉट दैट कि कंसेप्शन अच्छी होगी या प्रेगनेंसी अच्छी होगी, पर्पस सिर्फ टीबीआर है, वरना डैमेज ही डैमेज हो रहा है बॉडी का। ठीक है। हम्म। यस मैम, आप ही समझ। तो बस आप लेप्रो हो गई। चलो अज्यूम स्टेज 3-4 थी ये ट्यूब्स, वट एवर ट्यूब स्टेज 3-4 में एंडोमेट्रियोमा 5 सेंटीमीटर है, हम पेशेंट से जो है डिस्कस कर लेंगे मेथड्स भी, एब्लेशन भी, और प्रॉपर टीम मीटिंग के बाद हम इसकी अप्रोच डिसाइड कर लेंगे, और फाइनली हम इसको एंडोमेट्रियोमा हमने इसका निकाल दिया, और आफ्टर दिस हमने टाइम बिल्कुल नहीं ज़ाया करना और उसको फटाफट आईवीएफ सेंटर रेफर करना है। ठीक है। और फिर फर्दर चीजें आईवीएफ की हो जाएंगी। अब मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट केस में आईवीएफ भी आएगा विद एंडोमेट्रियोसिस। आता नहीं, आएगा नहीं प्रैक्टिकली, क्योंकि यहीं बहुत टाइम लग जाता है, बट एग्जामिनर का मूड है तो आईवीएफ पूछ लेगा, ओएचएसएस पूछ लेगा, फिर आगे तो फिर आपके थ्योरी बेस्ड चलता रहेगा। ठीक है। तो कैन आई आस्क, मैंने तुमसे पूछा था कि मैं पूछूंगी कि न्यू ओएचएसएस की जीटीजी में क्या फर्क है। हम्म। बताओ। मैं एक फ्लैश कार्ड बना दूंगी, तुम लोग पढ़ लेना। ठीक है। लेकिन दे सेड के अम, मैं पढ़ दूं फ्लैश कार्ड। एक मिनट। ओएचएस आपका ना स्ट्रक्चर डिस्कशन में डिटेल में डिस्कस हो जाएगा, तो ओवरवेलम ना हो कि ये इसका पार्ट था, हमारी क्लिनिकल का कोई ये एम नहीं है, बट हमारे कोर्स का एम ज़रूर है। तो डॉक्टर अक्सर विल कवर इट। वो प्रॉपर इसी के साथ होगा ना, स्ट्रक्चर डिस्कशन के साथ, तो यू कैन बेटर एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस। मैम ओएचएसएस आ सकता है इसमें क्लिनिकल केस में? नहीं, क्लिनिकल में नहीं आएगा, एसटी आएगा, और आता है। दिस इज अ
एग्जाम स्टेशन, ठीक है। वैसे से, और इसने आना भी है और डेफिनेटली इन्होंने पूछना ही पूछना कि ठीक है। नई और पुरानी में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली इसकी डिटेल इतनी पुरानी है कि आपको टॉक करना पड़ेगा। नज़र आ रहा है? इंट्रोडक्शन चेंज हुआ है इसका। दूसरा रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन में उन्होंने AMH, AFC, एस्ट्राडायोल थ्रेशोल्ड लेवल्स और AI टू एक सॉफ्टवेयर ऐड किया है। प्रिवेंशन में इन्होंने लेट्राजोल ऐड किया है क्योंकि PCO की DTG आर्काइव हो गई है ना, और जो इंटरनेशनल गाइडलाइन है उसमें लेट्राजोल आ रही है। लेट्राजोल कम करती है OHSS, ठीक है। तो ये इसका रोल उन्होंने डिफाइन कर दिया है। डोपामिन एगोनिस्ट पोस्ट HCG आ गया है, ठीक है। इसके अलावा रिसर्च में किसेप्टिन आ रहा है। साइकिल कैंसिलेशन पहले थी बट अब इन्होंने डिस्करेज किया ड्यू टू साइकोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल बर्डन। कॉस्टिंग भी इन्होंने आउट किया टोग में। ट्रीटमेंट वही है सेम, OHSS की हेपरिन प्लानम खाना, ठीक है। बट एल्ब्यूमिन आ गया फॉर हीमो कंसंट्रेशन। बाकी बस किसेप्टिन आया नया और एल्ब्यूमिन नहीं आई है और लेट्राजोल नया आया है। और रिस्क में AMH, AFC और एक कुछ सॉफ्टवेयर आए हैं AI के। और ड्रॉप हुआ इंसिडेंट्स क्योंकि प्रिवेंशन हमने बहुत अच्छी कर लिया, पहले इतनी नहीं थी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट टुडेज सेशन। बाकी IVF कैसे करना है, IVF के प्रोटोकॉल्स, OHSS, वी विल डिस्कस देम इन डिटेल इन योर SD केसेस। तो हो गया एनी क्वेरी? हम्म आज पहला शॉर्ट केस था, अभी तो तुम लोगों की ट्यूनिंग होने बाकी है बट हो जाएगी। आई वेरी वेरी गुड बाइट्स। तो वजीहा यू आर वेरी गुड कैंडिडेट, पॉइंट्स हिस्ट्री के तुमने रटे हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा अलाइन हो जाओ कंपोनेंट्स के साथ तो ऑल परफेक्ट। एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग मैम टुडेज नेक्स्ट सेशन? सेशन कब होगा? नेक्स्ट सेशन मंडे को होगा। संडे मंडे को? मंडे और थर्सडे तो होंगे सेशंस, लेकिन दरमियान में ही प्लान कर लेंगे। बट वो भैया तुम लोगों को हम बता देंगे, प्रॉपर रोड मैप मिल गया। बट ये है कि सेशन से एक दिन पहले अनाउंस कर देंगे, ठीक है। मैम टॉपिक भी अनाउंस हुआ करेगा प्रिपेयर करने के हाँ, लिए? सब कुछ होगा, सब कुछ, ठीक है। ठीक है। ओके, अल्लाह मैम हाफिज। हम्म मैम ये देखो ये तो एंडोमेट्रियोसिस की इनफर्टिलिटी है ना, एंड इनफर्टिलिटी में जस्ट होल्ड ऑन, और हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? PCOS के साथ भी? जस्ट एक मिनट। हम्म ओके, बाकी हम्म अच्छा, बाकी ना ये इसके साथ भी आ सकता है, TB के साथ आ सकता है, PID के साथ आ सकता है, मेल फैक्टर आ सकता है, और अनएक्सप्लेन्ड आ सकती है, PCO आ सकती है, थायराइड आ सकती है, प्रोलेक्टिन आ सकती है। लेकिन आपने इनफर्टिलिटी का जो केस है वो अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना है, होंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो वंस यू विल कंप्लीट यूर ऑल एसटी केसेस एज वेल, तो TB, OHSS और अनएक्सप्लेन्ड ये सब चीज़ें ग्रेजुअली आती रहेंगी। तो आपने उन सब की इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर देना है शॉर्ट केस में, अगर वो शॉर्ट केस में आता है, राइट। तो once you will complete all your session, then you will be very comfortable. You can switch any station into short case
and any short key station into ST. चलो, okay, now